एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेनियो रोकरो से जवाब मांगती है तो रोकरो कहता है ये सच है, वो मैं ही था। अपने इन्हीं हाथों से मैंने हिनात्सुकी में सबको मार दिया। ये सुनकर बेनियो चौंकती है, कहती है तुमने मेरे भाई को मार दिया, और तलवार आगे करते हुए लड़ने के लिए कहती है। तो सेगेन उसे रोकता है और कहता है मैं अपने बेवकूफ़ स्टूडेंट को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर वो मिस्टीरियस लड़का ये कहते हुए आता है ये मज़ेदार लगता है, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं भी हिस्सा लूं। और अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए रोकरो से कहता है रोको हम फिर मिल गए। उसे देखकर बेनियो और रोकरो चौंक जाते हैं। ये बेनियो का भाई यूटो होता है। सेगेन कहता है बेवकूफ़ स्टूडेंट टू, तुम्हारे यहाँ आने से मेरा एक मुसीबत कम हो गया, और तालिस्मान लड़ने के लिए निकालने लगता है। तो वो कहने लगता है तुम अब भी दयालु हो सेगेन-सान, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें अभी लड़ना चाहिए? इस बेवकूफ़ स्टूडेंट का हाथ फिसल सकता है और बेचारी मयूरा-चान घायल हो सकती है। तो सेगेन तालिस्मान वापस रख लेता है। यूटो रोकरो से कहता है चुप क्यों हो रोकू, कुछ तो कहो। तो रोकरो गुस्से से कहता है तुम अब तक क्यों जिंदा हो। तो यूटो कहता है तुम देख ही सकते हो, जो चोट तुमने मुझे 2 साल पहले दी थी वो अब ठीक हो चुकी है, और जोक मारने लगता है। तो रोकरो गुस्से से जोक मारना बंद कर कहते हुए हमला करने आगे बढ़ता है, पर यूटो उसे बिना तालिस्मान यूज करे किसी मैजिक से पकड़ लेता है। ये देखकर सेगेन भी चौंकता है। यूटो कहने लगता है हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है, चलो आराम से एक अच्छी बातचीत करते हैं, हम दोस्त हैं, है ना। तो रोकरो चिल्लाने लगता है दोस्ती तुम्हारे साथ, मुझे वो घटियापन मत दो। 2 साल पहले हिनात्सुकी में तुमने बाकियों के साथ क्या किया। तो वो कहने लगता है मैं तो बस उन्हें और ताकत देना चाहता था, और दूसरी तरफ तुमने उनके साथ क्या किया। उस रात बहुत कुछ हुआ था, वो बहुत मजेदार था, है ना रोकू। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहां हमें हिनात्सुकी डोरमा के एक रूम में दिखाया जाता है, जहां यूटो बाकी स्टूडेंट को ताकत का लालच देता है और कहता है तुम सब रोकू और मेरे जैसे ताकतवर बन जाओगे। तो वे लोग यूटो की बात मानने लगते हैं। तो यूटो ब्लैक मैजिक का यूज करने लगता है। फिर हम रोकरो को देखते हैं जो हाल में 2 स्टूडेंट को देखकर उनसे पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। तो वे लोग कहने लगते हैं वो सब यूटो के रूम में सीक्रेट मीटिंग के लिए गए हैं। तो वो स्टोर जा रहा हूँ करके जाने लगता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तो एक स्टूडेंट उसकी मदद करने लगती है, तो दूसरे स्टूडेंट पर कोई हमला कर देता है। तो उसे क्या हुआ करके ये दोनों देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट आती है और रोकरो से रोते हुए कहती है रोकू प्लीज मेरी मदद करो। तो रोकरो क्या हुआ करके पूछने लगता है। तो वो कहने लगती है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, प्लीज यूटो को रोको। रोकरो पूछ ही रहा होता है, पर वो स्टूडेंट केगारे में बदलने लगती है और कहने लगती है मैं केगारे नहीं बनना चाहती, पर वो केगारे में बदल जाती है। ये देखकर वो स्टूडेंट और रोकरो चौंक जाता है। वो सभी स्टूडेंट जो यूटो के साथ होते हैं केगारे में बदल जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं और उस दूसरी लड़की को भी मार देते हैं। रोकरो ये सब देखकर क्या हो रहा है करके चौंक रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां उनके बात को लेकर बेनियो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और सही से बताने कहती है। तो सेगेन कहता है तुमने अभी जो सुना वो हिनात्सुकी के हादसे के बारे में सच है। तो वो कहने लगती है लेकिन वो ट्रेनी एक्सॉर्सिस्ट के साथ क्या हुआ, मैं समझी नहीं। तो सेगेन उसे केगारे करप्शन के बारे में बताता है। आगे कहता है जब ऐसा हो तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ कर सकते हो, तो वो उनके किसी को मारने से पहले उन्हें मार दो। बेनियो इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुनी कहती है। तो सेगन बताता है केगारे करप्शन एक्सॉर्सिस्ट के द्वारा होता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद को केगारे बनाना ये काले जादू में सबसे दुष्ट है। सिर्फ कुछ इस काले जादू के बारे में जानते हैं ऐसे, लेकिन कोई नहीं जानता। कोई इसे सीखने में कामयाब हो गया। और 2 साल पहले हिनात्सुकी हादसे के रात केगारे करप्शन का केस सामने आया। हिनात्सुकी के ट्रेनी को केगारे करप्शन के लिए टेस्ट एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया, और जो इस बर्बादी का जिम्मेदार था वो तुम्हारा भाई इजिटा यूटो है। तो बेनियो चौंकती है, ये नहीं हो सकती करके कह रही होती है और अपने पास्ट को याद करती है, पर यूटो उससे कहता है तुम अभी अपना बचकाना मुंह बंद करो, तुम बहुत दयालु हो जो मुझे दयालु और अच्छा मानती हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला।
तो सेगन बेनियो से कहती है सच्चाई स्वीकार करो, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को धोखा देता है। तो बेनियो यूटो से कहती है तो उस वादे का क्या जो हमने घर में मॉम और डैड के सामने किया था और साथ में आंसू बहाए थे, क्या वो सब झूठ था? तो यूटो कहने लगता है अगर मैं उन दोनों बेवकूफ की तरफ देखता हूँ जिन्होंने सिर्फ आदर्श का प्रचार किया लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाए, और उससे भी बड़ी बेवकूफी वो मारे गए तुम्हें बचाने के लिए। मैं नहीं जानता कि उन्हें तुमसे क्या उम्मीद थी, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि सब बातें साफ कर दूं। बेनियो, मैंने कभी तुम्हें एक एक्सॉर्सिस्ट की तरह इज्जत नहीं दी। हमारे बेवकूफ माता पिता पर तुम हावी हो गए और उन बेवकूफों के सामने भाई का रोल निभाना मेरे लिए तनाव के अलावा कुछ नहीं था। ये सब सुनकर बेनियो अंदर से टूट जाती है। यूटो आगे कहता है मैंने बता दिया है मैं क्या महसूस करता हूँ, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो रोकरो उसे गुस्से से कहता है अगर तुम अभी पश्चाताप और अफसोस कर माफी भी मांगो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। कहते हुए वो जिसमें बंधा होता है उसे तोड़कर हमला करने आगे बढ़ जाता है और बिना तालिस्मान यूज करते ही अपने आर्म को एक्टिवेट कर लेता है और हमला करने चला जाता है। सेगन उसे देखकर चौंकता है, तभी रोकरो का पावर उस पर हावी होने लगता है। फिर भी वो बिना रुके यूटो पर हमला करता है। यूटो डॉज कर लेता है। रोकरो अपना होश खोने लगता है और बार बार उस पर हमला करता रहता है। यूटो भी उस पे काउंटर अटैक करते हुए कहता है तुम अब भी अपने पावर को काबू नहीं कर पाते हो रोकू। बेनियो ये सब देखकर यूटो के बारे में सोचती है क्या वो सच में ऐसा है, और रोकरो की हालत देखकर उसे रोकने के लिए सामने आ जाती है, जिससे रोकरो होश में आ जाता है, पर वो हमला बेनियो पर लग जाता है। तो बेनियो दूर हो जाती है। रोकरो उसके पास आता है और तुम क्यों सामने आई करके कहता है। तो बेनियो कहती है मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें रोकना चाहिए। तभी यूटो रोकरो से कहने लगता है अगर तुम उन फालतू लोगों को छोड़ो और मेरी नजर से देखो, मैं अपनी तरफ तुम्हारे लिए जगह बना सकता हूँ, और उसे अपने साथ शामिल होने कहता है। पर रोकरो कहता है मैं तुम्हारे साथ होने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। तो यूटो कहता है तुम 2 साल में बिल्कुल नहीं बदले, तुम हमेशा भाग जाते हो, तुम बहुत ज्यादा ताकत पाने के दरवाजे के सामने खड़े हो लेकिन तुम हमेशा मुंह मोड़ लेते हो। तुम्हारा जुर्म ये नहीं कि तुम मुझे मारने में नाकाम हो गए, तुम्हारा जुर्म तुम्हारा ताकत बनने का तरीका है, और अब मैं इस बातचीत से बोर हो गया हूँ करके वहाँ से चला जाता है। किनाको बेनियो के पास आके कहता है क्या आप ठीक हो? तो बेनियो मैं ठीक हूँ कहती है। रोकरो भी उनके पास आकर कुछ कहने वाला होता है, पर सेगन खेलने का वक्त खत्म हुआ करके रियलिटी गेट खोलता है और आगे कहता है मैं मयूरा को पूरा दिन जमीन पर पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता। फिर वे लोग ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं। सेगन जाते हुए रोकरो की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले ही चला जाता है। बेनियो रोकरो से झुककर माफी मांगने लगती है कि मेरे भाई के कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, पर रोकरो कहने लगता है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अपना सर उठाओ। पर वो माफी मांग ही रही होती है। जो मेरे भाई ने किया और जो तुम्हारे साथ हुआ वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो रोकरो कहने लगता है मैं यूटो के साथ काफी समय रहा लेकिन कभी नहीं देखा कि वो असलियत में कैसा है। अगर मैंने उसे 2 साल पहले रोका होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और कुछ है जो आज मैं यूटो से समझा, जब से हिनात्सुकी का हादसा हुआ है मैं हमेशा लड़ने से दूर भागता रहा। मुझे तकलीफ हुई जब मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, मैं कभी उस समय को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा उससे भाग रहा था। मैं कभी भी बेहतर होने की कोशिश नहीं की और ना ही ताकतवर होने की, लेकिन अब मैं ताकतवर बनूंगा, मैं यूटो जैसा नहीं बनूंगा। तो बेनियो भी मैं भी ताकतवर बनूंगी, लेकिन उस वादे के लिए नहीं बल्कि मैं बनना चाहती हूँ इसलिए। फिर दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं चलो साथ में ताकतवर बनते हैं।